दिया है भारतीय संविधान, पढ़ते हैं। भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, ठीक, 12 से 35 तक दिया गया है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार समझ लेते हैं। क्या मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार, मौलिक मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार कह दो या मूल अधिकार कह दो। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी देश की सामान्य जनता को या उस देश में आए विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं, जो वाद्य हो देते हैं, जिसके संबंध में हम न्यायालय में जा सकते हैं हमारे अधिकारों का हनन होने पे। तो भारत का जो मौलिक अधिकार है, भारत के मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो भारतीय मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो भारत के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ग्रहित किए गए या लिए गए, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए, ठीक। कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिए गए। और मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक पॉइंट लिख लो। मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है ये भी समझना जरूरी। मैग्ना कार्टा सर जॉन के द्वारा 1215 में लाया था। कब आया था मैग्ना कार्टा? कब आया था मैग्ना कार्टा? 1215 में अपने यहां नहीं लाया गया था, ब्रिटेन में लाया गया था। और वो भी जबरदस्ती लाया गया था सामंतों के प्रयास से। उनका कहना था कि हमारे जो मूल अधिकार हैं इनको बना दिया जाए ताकि हम अपने मूल अधिकारों के प्रति, अपने अधिकारों मतलब जो हमारे अधिकार उनकी रक्षा कर सकें और अपना जीवन यापन सही से बिता सकें, जीवन यापन सही से कर सकें, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। आप अगर जो मौलिक अधिकार वाद योग्य तो वाद कहां, मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप जाएंगे कहां? तो आप दो जगह जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। सामान्यतः जिसका जाना होता है सबसे पहले हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो आप मौलिक अधिकारों के हनन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 32 है। सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है आपका, सुप्रीम कोर्ट, आप मौलिक अधिकारों में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आवाज युद्ध करना तो सुप्रीम कोर्ट में आवाज युद्ध करना तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। और जो आपको हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट में जाना है तो, हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 226, अनुच्छेद 226। अगर तो आपको हाई कोर्ट में जाना है तो अनुच्छेद 226 आपके अधिकारों का हनन होगा। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो किस धारा के अंतर्गत जाओगे? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाओगे, धारा 32 के अंतर्गत जाओगे। भारतीय संविधान की अगर पूछ लेगा हाई कोर्ट जाओगे तो किस धारा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। मतलब और ये मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य, मतलब ये न्यायालय में डाले जा सकते हैं। हमारे अधिकारों का हनन होने पे हम इनके लिए लड़ सकते हैं और अपने अधिकार मांग सकते हैं। और एक चीज, जब कोई बात फंसती तो मौलिक अधिकारों का व्याख्याकार पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का व्याख्याकार कौन होगा, संरक्षक कौन होगा? तो मौलिक अधिकारों का व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, अधिकारों का संरक्षक, ठीक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च
न्यायालय, ठीक। और व्याख्याकार भी सर्वोच्च न्यायालय ही है। अगर आपके मतलब कोई आएगा कि मौलिक अधिकार है कि नहीं इसकी व्याख्या करो, तो व्याख्या और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। तो आप इंतजाम समझिए, ठीक। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा 1215 में आया था। क्वेश्चन पूछ रहे थे मैग्ना कार्टा कब लाया गया था, तो 1215 में लाया गया था। और जो आप मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाओगे। 32 के अंतर्गत जो हम आगे अभी पढ़ाएंगे, आज अगर जो समय रह जाएगा तो आज पढ़ाएंगे, नहीं तो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर जो हाईकोर्ट में जाना तो आप अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट को जाओगे। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसका, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। व्याख्याकार भी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। व्याख्याकार भी सर्वोच्च न्यायालय। व्याख्याकार कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इतना आपकी पृष्ठभूमि हो गई मौलिक अधिकार पढ़ने के लिए। अगर जो आपको पूरे मौलिक अधिकार आते हैं तो हम इस बात का दावा करते हैं आपको कोई अनैतिक और गैर कानूनी सताए नहीं पाएगा। कोई भी आपको अनैतिक और गैर कानूनी नहीं सता सकता, ठीक है। तो आप एक पृष्ठभूमि समझ गए हैं मौलिक अधिकारों की। अब हम विधिवत 1 by 1 अनुच्छेद के अनुसार बताते हैं कि किस अनुच्छेद में कौन सी चीजें दी गई हैं भारतीय संविधान में। कौन सी चीजें दी गई हैं भारतीय संविधान में, 1 by 1 बताते हैं आपको कौन सी चीजें भारतीय संविधान में दी गई हैं, ठीक है। 1 by 1 बता रहे हैं आपको, 1 by 1 बताएंगे। प्रत्येक भाग क्लियर करा देंगे आपके जो भी होंगे इसके उपभाग मौलिक अधिकार के, ठीक है। तो हमने देखा जो हमारे मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान लागू होने के समय हमको 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन अधिकार हटाया गया वही बता रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 बताया गया राज्य के बारे में। राज्य के बारे में क्या के बारे में। राज्य मतलब आपका स्टेट नहीं, राज्य यहां पे राज्य देश के संबंध में राज्य का जो है उद्घोषणा किया जाएगा। राज्य का संबोधन जो देश के लिए किया जाएगा। और अनुच्छेद 13 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 13 में बताया गया कि वह अधिनियम शून्य या वह कानून शून्य माना जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। वह कानून शून्य माना जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा, जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा, वह अधिकार शून्य माना जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा। आपका अनुच्छेद 12 और 13 ये हो गए। अब शुरू कर देते हैं हम 1 by 1 कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। तो आ जाते हैं नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। और नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब 14 से 18 है तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, 19 से शुरू हो जाएगा। तो 19 से अनुच्छेद आ जाएगा आपका 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आ जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 क्या आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कलम कापी भी ले लो, ताकि साथ में लिखते रहोगे और पढ़ते रहोगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन करना और आपके लिए आसान हो जाएगा।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब ये 19 से 22 तक था तो स्वाभाविक अगला 23 से शुरू होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद, ये मात्र दो अनुच्छेद है, 23 और 24। अनुच्छेद 23 से 24, 23 से 24 है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला आपका है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका है, ये 23 से 24 था, तो अगला 25 शुरू होगा, तो 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28। अगला आपका है अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार। के संरक्षण संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार ये आपका अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30 हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 29 से 30। और आपका छठा जो मौलिक अधिकार था वह संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब वह मात्र एक कानूनी अधिकार बचा है, उसको अनुच्छेद 31 से हटा करके 300A में शामिल कर दिया गया। अब जो संपत्ति का आपका मौलिक अधिकार था वो अब मात्र विधिक और कानूनी अधिकार रह गया है, और उसको अब अनुच्छेद 31 से हटा करके 300A में शामिल कर दिया गया। तो आपका जो अगला था वो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अब आ जाते हैं अगला जो आपका छठा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसको बाबा साहब ने हृदय तथा आत्मा कहा था, संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा था, ठीक है। तो आप देख लेते हैं 6, वर्तमान में हमको 6 मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं। वह कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक, आप लोग पढ़ रहे हो तो कॉपी कलम जरूर ले लो, और जो हम पढ़ाते चल रहे हैं साथ में लिखते चलो, और हम बता रहे हैं सुनोगे और लिखोगे, साथ में दोनों काम करोगे तो रिवीजन हो जाएगा, आपको बिल्कुल कंठस्थ 100% तैयारी भी हो जाएगा। ठीक, तो आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं इनको हमने बता दिया, कौन से अनुच्छेद तक कौन सा मौलिक अधिकार आपका है। अब 1 बाय 1 इनको डीपली बता देते हैं, 1 बाय 1 आपको डीपली बता देते हैं। ठीक, 1 बाय 1 डीपली बता देते हैं, 1 बाय 1 आपको डीपली बता देंगे। तो एक बार अच्छे से समझ गए तो फिर हमेशा के लिए रट जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। एक बार आपके अगर दिमाग में बस गए तो फिर कभी नहीं भूलोगे। अगला जो आपका है अनुच्छेद 14 से 18 था, कौन सा अधिकार था आपका? अनुच्छेद 14 से 18 पहला आपका मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितना? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 14 में क्या, 1 बाय 1 हम चलेंगे तो आसानी समझ में आ जाएंगे। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में बताएगा विधि के समक्ष समानता, यानी विधि मतलब यहां विधि का मतलब कानून होगा, ठीक है। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद
14 का विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता मतलब कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपके साथ में कानून में कह दे कि नहीं आप महिला हो पुरुष हो या फला जगह के या फला जगह को, कानून जो किसी को असमान नहीं करेगा। कानून की नजर में विधि के समक्ष समानता का मतलब यही हुआ कि कानून की नजर में सभी लोग एक समान हो, कानून सबके लिए एक जैसे बनाए गए हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 14 क्या बताया? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अब अनुच्छेद 15 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या बताया? धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा जाति, तथा जाति, ठीक, तथा जाति के आधार पर विभेद का निषेध, विभेद का निषेध। इतना तो आप लोग रट लेते हो कि धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा जाति के आधार पर विभेद का निषेध। जब यहां पे आते हो तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता है, विभेद का निषेध क्या होता है? विभेद का भैया समझ लो, विभेद का मतलब होता है भेदभाव, विभेद का मतलब भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। और निषेध का मतलब मना करना या मनाही करना। तो क्या कहा गया कि धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। विभेद का मतलब भेदभाव, निषेध का मतलब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर विभेद का निषेध मतलब इनके आधार पे आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप यूपी से आए हो तो आपके साथ में वैसा भी व्यवहार किया जाएगा, आप महाराष्ट्र से आए हो तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, और चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई लोग हो, ठीक है, तो सबके साथ में जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है? धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 हमारा बता रहा है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियां समझ सकते हो, एक प्रकार से समझ लो, ठीक। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता मतलब कोई सरकारी नौकरी आएगी तो उसमें सब लोगों को अवसर दिया जाएगा, ठीक, सब लोगों को समान अवसर दिया जाएगा और समान अवसर के अनुसार अपना वेतन प्राप्त करके अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब अनुच्छेद 17 देख लेते हैं क्या? अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता कह दो या छुआछूत कह दो, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में बताया गया कि आप किसी व्यक्ति के साथ में सार्वजनिक स्थानों पर उसके साथ में एक कह दो कि तुम अछूत हो, दलित हो, आपके साथ में वैसा व्यवहार किया जाएगा, तो उसका अनुच्छेद 17 के द्वारा अंत कर दिया गया। मतलब आप छुआछूत के आधार पे सार्वजनिक स्थानों पे, मंदिर हो, तालाब हो, नल हो, नहर हो, कुआं हो, जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पे आप किसी को जाने से
या वहां के जो वस्तुओं का प्रयोग करने से सार्वजनिक वस्तुओं का किसी को अस्पृश्यता यानी छुआछूत के आधार पे आप मना नहीं कर सकते। ये आपको अनुच्छेद 17 आपको मूल अधिकार देता है। अगर इसके इसका अगर वो कह दे सार्वजनिक स्थान पे जाओ, फिर मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे अस्पताल हो, फिर कह दे कि आप छुआछूत हो या आप नीची जात से हो, कहीं से हो, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो आप उसका एक क्लिप ले लो और चले जाओ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, तो उसको जेल जानी पड़ जाएगी। अनुच्छेद 17 ये हमको राइट देता है, ठीक है। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 बता रहा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आपका ज्यादातर यही पूछ लिया जाता है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कौन से आता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 18 आपका अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18, ठीक। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 में बताया गया कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद 18 के कुछ अनुच्छेद 18 1 2 इसके उपभाग हैं जो आपको हम थोड़ा बता देते हैं, स्मूथली आप समझ जाओगे, ठीक है। अनुच्छेद 18 के उपभाग बता देते हैं, आप लोग स्मूथली थोड़ा समझ जाओगे अभी, ठीक है। अनुच्छेद 18 के उपभाग बता दे रहे हैं, थोड़ा आपको ये लगेगा कि उपाधियों का अंत हो गया है। फिर 2 बता रहा है कि आप विदेश से बिना राष्ट्रपति की कोई भी उपाधि लेना होगा। 18 में क्या बता दिएगा? उपाधियों का अंत बता दिया। 14 से 18 समाप्त हो गया, समानता का अधिकार समाप्त हो गया। अब शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार हमारा जो है अनुच्छेद 19 से 22 है। तो अब देख लेते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, प्रदान की गई, प्रदान की गई, प्रदान की गई। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, प्रदान की गई हैं। और आपकी कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्रम बाय क्रम बता रहे हैं। नंबर 1 आपका है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अस्त्र रखो, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियारों के आप कोई भी, तो भारत में स्वतंत्रता 5 के अंदर, ठीक है। अब 19 कहीं व्रत अपनी बात को रखें मगर किसी की अवहेलना ना करें। साथियों कुछ नेटवर्क की कमी की वजह से थोड़ी देर के क्लास बाधित हुई, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 हमने आपको बता दिया, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 बता दिया। अब आपको बता रहे हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता, दोष सिद्ध के
संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता। साथियों कुछ नेटवर्किंग की दिक्कत लग रही है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 20 में क्या, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की स्वतंत्रता। आपको इसमें बताया गया कि आपको इस समय जो कानून लागू होंगे, जैसे इस समय धारा 307 के अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को 10 साल की सजा है। धारा 307 के अंतर्गत पाए गए दोषी व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान 10 वर्ष है। तो इस समय जो वह कृत्य करेगा उसकी जो सजा डिसाइड या निश्चित है वह इस समय दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले या 20 साल पहले इस कृत्य के लिए जो सजा डिसाइड थी या निर्धारित थी उसके अनुसार नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब वर्तमान में जो प्रचलित कानून है उसी कानून के अनुसार उसी कृत्य के लिए वह सजा दी जाएगी। और उसके लिए आपको जो है अपना कानूनी चिकित्सक अर्थात अधिवक्ता अपना ले सकते हो, कर सकते हो। इसके लिए आपको पूर्ण और स्वतंत्रता। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर जो आपने कोई कृत्य किया है तो उस कृत्य के लिए आपको दोबारा सजा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब एक बार आप किसी धारा 307 के लिए एक बार आपको 10 साल की सजा मिल गई, अब सोचो कि नहीं दोबारा फिर इसी कार्य के लिए सजा दे दी जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक अपराध के लिए मात्र एक बार सजा दी जाएगी। हाँ, दोबारा कोई दूसरा अपराध करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी दोबारा, मगर एक अपराध के लिए मात्र एक बार ही सजा दी जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 21 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। निजता का मतलब होता है राइट टू प्राइवेसी। जैसे अपने फोन में आप प्राइवेसी लगा देते हो, कोई कोड डाल दोगे तो उसको आप ही खोल सकते हो, अदरवाइज कोई नहीं खोल सकता। या तो आप उसको पासवर्ड बताओ कि हमारे फोन का ये पासवर्ड है, आप खोल लीजिए। वैसे भी आपको निजता का अधिकार प्राप्त है। आपके अंदर जो भी गोपनीयताएं हैं, घर में, ऑफिस में, व्यक्ति के अंदर जो भी गोपनीयताएं हैं वो आप बनाए रख सकते हो। उसके लिए आपको कोई कह नहीं सकता कि आप अपनी गोपनीयताएं बताओ, अपनी निजता बताओ। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी हमारा अधिकार है, निजता का अधिकार। इस अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। सपोज दैट आपका कोई पीछा कर रहा हो, आप जो है चुपके से कहीं जाना चाह रहे हो, बार बार पीछा कर रहा हो, या चुपके से वीडियो बना रहा हो या कुछ बना रहा हो, तो आपके निजता का अधिकार का हनन है। इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उसके खिलाफ वाद दायर करके उसको सजा दिला सकते हो। ठीक है, तो निजता का अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 21 का में क्या है, अनुच्छेद 21 का में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। बताते हैं 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा
शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना देगा। शिक्षा का हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस है? तो अनुच्छेद 21 का के तहत है। संवैधानिक संशोधन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया था। शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार हो गया। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के बारे में बताया गया है। निवारक निरोध, निवारक निरोध एक ऐसा कानून है जिसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति पता चल जाए कि पूर्व में कोई ऐसा कृत्य करने वाला है जिससे किसी व्यक्ति की या समाज की या किसी संस्था की अवहेलना होने वाली है या उसका नुकसान होने वाला है या उसकी कोई क्षति होने वाली है, चाहे वो जन हानि हो चाहे धन हानि हो। अगर पूर्व में लगता है कानून के कि वह व्यक्ति ऐसा करने वाला है तो उसको बिना वारंट जारी किए उसको कैद करके और कुछ दिनों तक बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों तक बंद कर दिया जाएगा। किस है? बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए आपको बंद कर दिया जाएगा। वह किस? निवारक निरोध कानून के अंतर्गत। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समानता और स्वतंत्रता दोनों अधिकार समझ में आ गए होंगे। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22। अब आ जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगला कौन सा है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 या 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया। शोषण का मतलब किसी व्यक्ति को अनैतिक रूप से परेशान ना करना। ठीक है, उसी को शोषण बोलते हैं कि उसको एक टार्चर किया जाए, उसको दबाव बना जाए कि नहीं तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, 20-20 घंटे, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हमारे संविधान रोक लगा रहा है, मतलब शोषण नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 और 24। और अनुच्छेद 23 में देख लेते हैं क्या? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में बताया गया है मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। अनुच्छेद 23 में बताया गया मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, और बलात् श्रम पर रोक, मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि किसी मनुष्य का आप जो उसका देह व्यापार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसको कुछ पैसे ले लिए बेच दिए, जा करके गए किसी फैक्ट्री में या किसी उद्योगपति के पास गए या किसी अन्य धनाढ़ आदमी के पास गए, किसी व्यक्ति को बेच दो तो मनुष्य का व्यापार नहीं, दुर्व्यापार नहीं हो पाएगा। और बलात् श्रम पर रोक मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप ले गए हो 150 रुपए पे, 200 रुपए पे किसी व्यक्ति को और जाकर के फिर 8 घंटे की जगह पे 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम कराओ, तो उस पर भी रोक लगा दी गई। ठीक, अनुच्छेद 23 के तहत मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक। अब अनुच्छेद 24 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में बताया गया कारखानों, कल कारखानों आदि में, कारखानों, कल कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम
आयु के बालकों या बालिकाओं, ठीक है, बालकों को काम करने पर रोक, काम करने पर रोक, ठीक है। अगर कोई लड़का या लड़की 14 वर्ष से कम है तो कारखानों, कल कारखानों और अन्य जोखिम भरे कामों में आप उनको नहीं लगा सकते, आप उनको नहीं लगा सकते। अगर जो कोई लगाएगा और उसके माता पिता लगाते हैं तो वो दोषी माने जाएंगे, अगर कोई काम में लगाता है जिसके वहां काम करता है वो भी दोषी माना जाएगा। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता? कारखानों, कल कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों या बालिकाओं को काम करने पर रोक, ठीक है, काम करने पर रोक। अब चाहे माता पिता करवाएं या जहां पे कर रहा होगा, दोनों लोग दोषी माने जाएंगे। अब इसको रटने का या याद करने का तरीका बता देते हैं। पहले अनुच्छेद 23 है, बाद में 24 है। ये तो आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। तो 23 में मनुष्य, पहले मनुष्य आएगा तब बच्चे होंगे, ठीक है। तो मनुष्य पहले, तो अनुच्छेद 23 में बता दिया गया मनुष्य के दुर्व्यापार और अपराध श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में बालकों के बारे में बता दिया गया, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में, कारखानों या कल कारखानों आदि में काम करने पर रोक लगा दी गई। ठीक है साथियों, तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है साथियों, अगर आप लोग कोई नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली क्लास जब लाइव होगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। अगले जो हमारा धार्मिक शिक्षा का अधिकार है और जो भी अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार है और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो अगली जब नेक्स्ट दिन लाइव क्लास होगी तो उसमें बताएंगे। आज के लिए इतना भी। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।